आवाज आ रही है मेरी? नमस्ते भैया। हम्म, नमस्ते जी। ऑडिबल हूँ आपको ठीक ठाक? जी सर, भैया आ रही गुड है। मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून योगिता। सॉरी सर, गुड आफ्टरनून। Okay, let's talk about the next chapter. Lastly, we have covered, I guess, Kharif crop. So one or two questions from them from Kharif. Okay, Zaid I will not cover because it does not belong to anything. Okay. राइस बाउल ऑफ इंडिया किस एरिया को बोला जाता है भारत में? राइस बाउल। भैया ब्रह्मपुत्र। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा को। ओके। पूषा सुगंध 5। पूषा सुगंध 5 किस चीज की क्रॉप है या किस चीज से जुड़ा हुआ है ये? क्या है ये? पूषा सुगंध क्या है ये? खुशबू वाले चावल होते हैं जी, ये कराया था आप लोगों को। सुगंधा से मतलब होता है, सुगंध का मतलब होता है खुशबू। खुशबू वाले चावलों को बोलते हैं पूषा सुगंधा। करवाया था इसलिए पूछ रहा हूँ क्लास में उस दिन, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व करा होता तो बात थी। ठीक है। और ऐसे ही और भी अब चल रहे हैं हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस है ये बेसिकली। अगर मैं बात करूँ बासमती राइस की हाइब्रिड वैरायटी है पूसा। और आजकल जो जी भैया चलता है बस वो चलता है पूसा RH10। पूसा RH10। ठीक है। राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है भारत में? सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है अगर बात करें? पश्चिम वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल करता है भैया। पूरे भारत में सबसे ज्यादा इलाका अगर हम खेती में यूज करें तो किस फसल में इस्तेमाल होता है? राइस नहीं होता है। चावल ही है भैया। 33% चावल बताया की आपको। बिल्कुल सही बात है। चावल की फसल के लिए नहीं जाता है उससे। लगभग 43 के आसपास एरिया कवर करता है सिर्फ चावल। अगर हम बात करें राइस की तो राइस के लिए बायो फर्टिलाइजर कौन सा है जो इस्तेमाल करा जाता है? बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैविक मोंगफली। उर्वरक की बात कर रहे हैं। ओके, सर, सही ब्लू बात है, ब्लू ग्रीन ग्रीन एलगी। एलगी। जी भैया। ओके। कई बार क्या होता है ये पूछा जाएगा आपसे कि जायद के समय पे कौन सी चीजें उगाई जाती हैं। तो जायद के समय पर ही आपकी दो दालें उगाई जाती हैं, जैसे कि मूंग की दाल और उड़द की दाल। उस टाइम पीरियड में मूंग और उड़द को लगा लेते हैं मेनली, ताकि फर्टिलिटी का जो लेवल है सॉइल का वो दोबारा से वहीं पर लेके आया जा सके। ठीक है। किस मौसम में? जायद के मौसम में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैश क्रॉप्स। क्या है टॉपिक? कैश क्रॉप्स। चलिए, अब कैश क्रॉप में अपन ने क्या समझना है? ओरिजिनल वाली पीडीएफ छोड़ देते हैं। कैश क्रॉप में पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कॉटन के बारे में, है ना। कॉटन सबने देखा होगा, है ना। नहीं देखा है कॉटन तो एक मूवी देखना, 12 ईयर अ स्लेव देखना अगर मौका मिले तो। 12 ईयर अ स्लेव देख लेना, आप लोग को समझ में आएगा भाई साहब कैसे पुराने जमाने में कॉटन उगवाया जाता था मजदूरों से मार मार के उनको। ठीक है। अब यहाँ पर हमें कॉटन के बारे में क्या समझना है, कौन कौन से पॉइंटर्स लिखने हैं, उन पे आते हैं ना। देखो, कॉटन की अगर आप बात करो तो कॉटन भारत की मेजर कमर्शियल क्रॉप में आती है। और जो भी
कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल यहीं से आ रहा है, खेतों से आ रहा है। और कॉटन जो है वो भारत में बहुत पुराने समय से है। ठीक है, तो दो हिस्सों में बांटा गया है, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन और न्यू वर्ल्ड कॉटन में बांटा गया है। अगर हम बात करें जो वैरायटी पाई जाती है, पुराने समय वाली और नए समय वाली। ओल्ड वाली वो हैं जिनमें आपका सिंपल वैसे वाली थी, जो सिंपल तरीके से उगाई जाती थी। न्यू वाली हैं जो हाइब्रिड आ चुकी हैं, जिनमें नए नए तरीके इस्तेमाल हुए, यानी उनको एक तरीके से अपडेट कर दिया जेनेटिक लेवल पे ही, उनकी खपत ज़्यादा होती है। कई बार ये सवाल भी पूछा गया है जो कॉटन है वो किस फैमिली को बिलोंग करती है, यानी पेड़ों में भी क्या होता है आपका, पेड़ों में भी ये देखा जाता है कि किस फैमिली को बिलोंग करता है ये वाला पेड़, तो कॉटन के बारे में पूछा जाता है। तो एक सवाल लिखेगा, मतलब एक लिख लीजिएगा वहां पे, कॉटन बिलोंग टू मेलवासिया फैमिली, MELVA, MELVACEAE, मेलवासिया फैमिली। ठीक है, अब ये हो गई कॉटन की बात। अब कॉटन के बारे में अपने को क्या समझनी जरूरी है चीजें, वो देखते हैं ना, वो लिखवाता हूँ आपको। सबसे पहली बात कि कॉटन जो है वो भारत की एक, आप कह सकते हो कॉटन इज एन इंडिजीनियस प्लांट ऑफ इंडिया, यानी कि यही का पेड़ है वो, यहाँ पे पहले से ही है वो। ठीक है, कितने पहले से, जो हमारे पास लिखित टेक्स्ट हैं, ऋग्वेद हो गया, मनुस्मृति हो गया, उनमें ऑलरेडी उनको मेंशन किया गया था। कॉटन को आपका पहले से ही मेंशन करा हुआ है, किसमें, ऋग्वेद में भी मेंशन है उसके बारे में, मनुस्मृति में भी मेंशन है उसके बारे में, किसके बारे में, कॉटन के बारे में। ठीक है, अब एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो हो गया कि ऋग्वेद में भी मेंशन है, मनुस्मृति में भी मेंशन है कॉटन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भारत ही वो पहला देश है जहां पर हाइब्रिड कॉटन को डेवलप करा गया था और एनहेंस्ड करा गया था प्रोडक्शन को। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर हाइब्रिड कॉटन हैज बीन डेवलप्ड। भारत में पहला देश था जहां पर हाइब्रिड कॉटन को आपका डेवलप करा गया था, जिससे कि जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया था। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अगली बात है कि कॉटन को उगाने के लिए बेस्ट जो सॉइल है वो है आपका ब्लैक सॉइल। ये हमने सॉइल के केस में पढ़ा था कि ब्लैक सॉइल आपका कॉटन के लिए सबसे अच्छी होती है ना। पहली चीज ब्लैक सॉइल चाहिए उसको, क्योंकि हमारे यहाँ पर पाई जाती है, डेक्कन ट्रैप का इलाका और आसपास का इलाका पूरा का पूरा ब्लैक सॉइल का है ना, हमने सॉइल वाले में पढ़ा था। फिर तापमान कितना चाहिए रहा उसको, ये भी बात जरूरी है ना। तो टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, क्लियर स्काई चाहिए, यानी कि उसको अच्छी खासी सूरज की धूप चाहिए। क्लियर स्काई से मतलब है अच्छी खासी सूरज की धूप चाहिए, इंटेंस सन रे चाहिए। ठीक है, इतना टेम्परेचर चाहिए और सन रे चाहिए। ठीक है, एनुअल जो रेनफॉल चाहिए वो चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, भारत में कॉटन कहाँ पर उगाई जाती है, ये तो होगा इसके आसपास के पॉइंट। कॉटन कहाँ उगता है भारत में, कॉटन भारत में सबसे ज्यादा उगता है गुजरात में, महाराष्ट्र, गुजरात नंबर 1 है। ठीक है, सेकेंडरी आपका महाराष्ट्र में आता है, तीसरे नंबर पर तेलंगाना आता है, और चौथे पर इसी का सब्स्टिट्यूट आपका आंध्र प्रदेश आता है। अब कमाल की बात यह है कि महाराष्ट्र जो है वहां पर ब्लैक सॉइल का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा है। अगर आप वैसे बात करो ना कि ब्लैक सॉइल कहाँ पर सबसे ज्यादा कवरिंग हो रही है, महाराष्ट्र का बहुत इलाका ब्लैक सॉइल में कवर होता है, गुजरात का उतना नहीं होगा, जबकि कुछ एरिया है लेकिन उतना नहीं है।
अब ये कई बार पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं इसको, कॉटन को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं। तो याद रखना है कि महाराष्ट्र में कॉटन को बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड। ठीक है। ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में आपका जो कॉटन कल्टीवेशन होता है वो उसके पश्चिमी साइड होता है, यानी वेस्टर्न साइड होता है, यानी कि गुजरात की तरफ होता है। अगर आप बात करो तो कहाँ पर? एमपी में मैं बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। मध्य प्रदेश में जो कल्टीवेशन होता है, जो उगाया जाता है, वो उसके पश्चिमी हिस्से पर ज्यादा उगता है, वेस्टर्न साइड पर ज्यादा उगता है। बिकॉज आपका सपोर्ट करती है वहां पर सिचुएशंस, प्लेट्यू ऑफ मालवा, नर्मदा वैली, ये सपोर्ट करते हैं कॉटन मैकेनिज्म को। कॉटन में पानी चाहिए ना, तो वहां पर प्लेट्यू ऑफ मालवा, नर्मदा वैली, इन इलाकों में कॉटन उगा जाता है। ठीक है। और अगर आप वैसे बात करो डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वहां पर आपका उज्जैन, रतलाम, होशंगाबाद, बहुत सारे इलाके पड़ते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गई, अभी तक हमारे पास हमने कॉटन के बारे में बात करी। कॉटन के बाद दूसरी कैश क्रॉप जो है इम्पोर्टेंट, वो है आपकी शुगर केन। कौन सी है? शुगर केन। ठीक है। तो शुगर केन के बारे में बात करते हैं। अब गन्ने पे आ जाते हैं थोड़ा सा, है ना। और यार ये जो हिसाब है ना शुगर केन वाला, ये सभी ने देखा है अगर आप बात करो, क्योंकि आप यूपी के आसपास रहने वाले लोग बाग हैं तो शुगर केन को सब बहुत अच्छे से जानते हैं। गन्ने के खेत में से गन्ना सबने खाया ही है ना। तो आप इससे अच्छी जान पहचान है। बट हाँ, आप हो सकता है ये सब ना जानते हो कि आप कौन से वाला गन्ना तोड़ रहे हैं, कौन सा वाला गन्ना खा रहे हैं। कभी रसगुल्ले गन्ने के बारे में सुना है? एवर हर्ड ऑफ इट? रसगुल्ला गन्ना। भैया रसगुल्ला है, 68 होता है, बहुत सारे हैं भैया, यहाँ तो होते हैं। ओके। सबसे और ज्यादा कोई रस सा? होता है वैसे भैया। बहुत लोग को ये चीज 68 पता होता ही नहीं होती है। सर है, एक 68 68 होता है होता है, एकदम। एक 85 होता है, जी, एक 85 कौन होता सा है, एक होता है अंकित? 84 होता है। 68 सर एक होता है, 68 85। होता है, हम्म। सर एक 85 होता है, सर एक 84 होता है, सर एक 038 होता है, सर एक 050 होता है, एक 156 होता है और 166 होता है। देखा, अपनी काम की बात आई तो अंकित ने एकदम से बाहर ला दी इस चीज में तो। हाँ सही बात है, आपकी बात जायज है, बहुत सारी किस्में होती हैं इसकी, ये बात सच्चाई है। सो इंडिया में क्या सिनेरियो है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नो डाउट अबाउट इट कि इसकी जो कंडीशंस हैं आपको पहले से ही पता है, बस मैं इसको एक इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ये ट्रॉपिकल फसल है। अगर आप बात करें, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फसल होती है गन्ना। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में क्या आपको टेम्परेचर भी चाहिए, आपको बारिश भी चाहिए। तो टेम्परेचर इसके लिए जो चाहिए होता है, सबसे सुटेबल टेम्परेचर जो इसके लिए है वो ये वाला है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी देखो मैं एक बात बताऊंगा इससे जुड़ी हुई ना, 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, ये दूसरी बात होगी इसके बारे में। ठीक है। यानी बहुत ज्यादा बारिश नहीं चाहिए, एक मीडियम उसमें बारिश चाहिए। बहुत ज्यादा यानी गर्मी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा ठंड नहीं चाहिए, मीडियम उसमें इसको चाहिए हिसाब किताब। अब देखो ये जो सिचुएशंस है ना यहाँ पे जो दिखाई दे रही हैं, ये सिचुएशन आपका उत्तर भारत में मीट नहीं होती। ये सिचुएशन उत्तर भारत में मीट नहीं होती, क्योंकि गन्ना बोने का जो टाइम पीरियड रहता है आपका, कैश क्रॉप का टाइम पीरियड होता है, अगर आप नॉर्मली देखोगे तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड होती है हमारे यहाँ पे तो। और आपने सर्दियों के टाइम में मौसम में देखा होगा गन्ने को खड़ा हुआ खेतों में, 26 और 20 तो टेम्परेचर वहाँ रहता नहीं है। वहाँ तो टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है, हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ती है उत्तर भारत में। ठीक है। और बारिश का तो आपको पता ही है क्या हाल है। तो अब इस सब के बावजूद भी आप, अगर आपसे कोई पूछे कि हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर होता है गन्ने का, तो वो यूपी ही है। इस सब के बावजूद भी यूपी सबसे ज्यादा पैदा करता है, किसी और से बहुत ऊपर। मतलब कोई आसपास लड़ाई नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि ये 133 मैट्रिक टन पैदा करता है, ये
84 मेट्रिक टन पैदा करता है, तो रेस में बहुत आगे है। इसके बाद फिर कर्नाटका वगैरह जाते हैं जो कि कहीं है नहीं रेस में, बट ठीक है। फिर तमिलनाडु हो गया। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इरिगेशन के थ्रू गन्ना उगाया जाता है कैश क्रॉप के तौर पर। तो यूपी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों के कि उनका पैसा नहीं मिलता है, बहुत बहुत सालों तक नहीं कई बार मिला पैसा। ठीक है। अभी योगी गवर्नमेंट के आने के बाद आई गेस ऐसा कुछ करा था उन लोगों ने कि जिन लोग का पैसा रुका हुआ था वो पैसा उन्होंने भेजना शुरू करा, उसको साफ करना शुरू करा, उस चीज को ना जो पुरानी वो कर रखी है ना मूर्खता, उसको कम करना शुरू करा था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितने लोग का पैसा मिला, वो तो वहां के किसान आपको ढंग से बता सकते हैं जो गन्ना उगाया जिन्होंने, पहले उनको पैसा ही नहीं मिला पुरानी गवर्नमेंट्स के टाइम में। और अब तो वैसे भी यूपी के नए इलेक्शन आने ही वाले हैं, तब देखो क्या होता है ना। बढ़तियां पूरी हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी कुछ नहीं पता अब। सो अब कुछ और पॉइंट्स हैं इसके बारे में जो हमें समझने जरूरी है। एक बात हमेशा समझना कि महाराष्ट्र के बारे में ये बात जानना आपको जरूरी है कि महाराष्ट्र जो है उसकी सिचुएशंस वेल एंड गुड हैं। गन्ने के केस में भी यही बात है, आम के केस में भी यही बात है। वहां तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है, और इन दोनों फसलों के केस में तापमान में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। चेंजेस होंगे तो फसल में वो बात नहीं रह जाती। ठीक है, इसीलिए महाराष्ट्र में उगने वाले सामान की जो क्वालिटी होती है, या फिर आप ये कह सकते हो उसका स्वाद जो होता है, वो मच मच बेटर होता है एज कम्पेरेटिवली उत्तर भारत में उगने वाला से। वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसको नेचुरली वो कंडीशन मिल रही है। वहाँ पे तापमान एक जैसा रहता है ना। महाराष्ट्र गोवा की साइड आपने सुना होगा कि वहाँ पर ठंड नहीं होती बहुत ज़्यादा, पंखे चलते रहते हैं, है ना। उतनी ठंड नहीं होती बेसिकली अगर हम बात करें। अब सिनेरियो ये है कि यूपी की साइड पर तो आपने देखा है कि हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ती है, तो उससे बचने के लिए कई बार गन्ने की फसल को बचाने के लिए खेतों में पानी तक छोड़ना पड़ता है। तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, है ना। एक नेक्स्ट बात समझते हैं इसमें। सन 2009 में एक SSI नाम से शुरू करा गया, यानी कि सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। ठीक है, ये एग्रीकल्चर की एक प्रैक्टिस थी जिससे शुगर केन की जो यील्ड्स हैं उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करा जा सके। आम भाषा में कहूँ तो शुगर की जो उगाई है उसको और बढ़ाया जा सके, यानी और अच्छे से और ज्यादा आपका उतने ही इलाके में कैसे शुगर केन को हम उगाएं। जो वर्ल्ड वाइड फंड है और आपका ICRI है, उन लोगों ने इसमें मदद करने की कोशिश करी थी। ठीक है, अब ब्रीडिंग की अगर आप बात करें तो आपका कोयम्बटूर में होती है भारत में। आप एक चीज यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है पूछ सकते हैं आपसे, तो लिखिएगा शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये है आपका कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में। ये बनाया कब गया था? ये 1912 में बनाया गया था। ठीक है, और जो ICAR है, ये ICAR का पार्ट कब बना? 1969 में बन गया था। ICAR आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो एक बार इसको सर्च करके जरूर देखना, हरा हरा सा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा ICAR क्या है। ठीक है, वैसे इतनी बार बात हुई है अभी तक फसलों के बारे में, ICAR आपको पता होगा। ठीक है। भैया एक तो ये जैसे कि हम्म भारतीय गन्ना केंद्र लखनऊ में है, और ये जो आपने बताया भारतीय हम्म गन्ना प्रजनन संस्थान, तो प्रजनन में तो ये है कि मतलब कैसे वैरायटी बढ़ाई जाएंगी, और अनुसंधान भी ऐसा कि उसमें हम्म उसके ऊपर मतलब भैया कुछ बीमारी वगैरह होगी उनमें कुछ, या कुछ रोग वगैरह से एक्सपेरिमेंट टाइप, ऐसे दोनों में। रिसर्च करी जाती है उनके ऊपर ना, उसकी प्रोडक्टिविटी को बेटर करने के लिए रिसर्च चलती है नए नए प्रकारों पर, नए नए तरीके के जो उग रहे हैं उन पर, उनके बारे में वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है स्पेसिफिकली। जैसे आलू वाला यहाँ पे मेरठ में है ना, मेरठ की साइड आलू वाला है, ऐसे ही वहाँ पर शुगर वाला है।
ठीक है। और अगर आप बात करोगे जो ये वाली की अगर मैं बात करूं, जिससे पहले मैंने लिखा है शुगर बीडिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? शुगर बीडिंग इंस्टीट्यूट जो है आपका, यहाँ पर आपका एफर्ट जो प्रोडक्शन है बेसिकली शुगर केन का, उसको इंक्रीज करने के लिए एफर्ट कर जाते हैं। ठीक है। और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यही था इनिशियली, सबसे पहले इनिशियली यही इंस्टीट्यूट हुआ करता था रिसर्च बेस पे। अगर मैं बात करूं तो ये वाला सवाल ज्यादा आया है। अगर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की बात करें ना, ये एग्जाम में ज्यादा सवाल आया है, यूपीपीसीएस वगैरह में इसको ज्यादा पूछा है उन लोगों ने एज कम्पेरेटिवली दूसरे वाले को। ठीक है। इससे मुझे एक सवाल याद आया, आप यहाँ पे लिखिएगा पहली शुगर मिल भारत की, फर्स्ट शुगर मिल इन इंडिया, फर्स्ट शुगर मिल इन इंडिया वॉज सेटअप इन 1909, 1903 लिखना, 1903, 1903 में पहली शुगर मिल प्रतापपुर, प्रतापपुर यूपी। प्रतापपुर कहाँ है? देवरिया डिस्ट्रिक्ट के पास। ठीक है। चलिए एक दो बात और कर लेते हैं इससे जुड़ी हुई। ठीक है। कभी इसके बारे में सुना है अदसाली शुगर केन के बारे में? एवर हर्ड हाँ ऑफ इट? भैया। अदसाली। ओके। इसको मैच्योर होने में 18 महीने लग जाते हैं, बहुत समय लगता है इसको पैदा होने में, पूरा होने में 18 महीने लग जाते हैं इसको। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस वाले को उगाने में, ये महाराष्ट्र वगैरह की साइड पे भी उगाया जाता है। अच्छा अब कुछ और पॉइंटर्स कवर करते हैं। मैंने कहाँ तक पूरा कर दिया था? इंडियाज लार्जेस्ट कंज्यूमर शुगर केन। ओके, मैंने मील बता दिया आपको। ठीक है। मील के बाद आप ये समझिए कि भारत जो है, अगर आप शुगर केन की ही बात करो तो लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हम ही हैं। शुगर केन की अगर बात करो तो कंज्यूमर के मामले में सबसे ज्यादा कंज्यूम भी हम ही करते हैं। तो लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है, खपत कहाँ पर हो जाती है शुगर केन की? भारत में हो जाती है। जनसंख्या ही देख लो भाई कितनी ज्यादा है। हमारे बाद दूसरे नंबर पर कंज्यूमर कौन है? चाइना होगा। जनसंख्या इतनी ज्यादा है, मीठा तो चाहिए ही कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, है ना, डलता ही है चीजों में। इसीलिए हमें अपनी पॉपुलेशन को कम करने की बहुत आवश्यकता है। अगर हमने अपनी पॉपुलेशन पे काम आज नहीं करा ना, तो कल का दिन ऐसा आएगा कि ना, बहुत बहुत बुरी हालत होने वाली है। ये मान के चलना, हालत खराब होने वाली है। खैर वो तो तब की बात है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर प्रोड्यूसर की बात करें, सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है दुनिया में शुगर केन? कौन प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा? ब्राजील। ब्राजील पैदा करता है, बिल्कुल सही जवाब दिया है ना। ब्राजील नंबर 1 है ना। दूसरे नंबर पर कौन है? इंडिया है। तीसरे नंबर पर चाइना है। ये पैदा करने की क्षमता है। इसलिए अगर आप दुनिया में कभी पूछे आपसे कि सबसे ज्यादा कौन उगाता है, तो याद रखिएगा नंबर 1 दुनिया में ब्राजील है। और ब्राजील गन्ने से क्या बनाना है? इथेनॉल बना रहा है। ठीक है। इथेनॉल बना रहा है, गैसोल बना रहा है ब्राजील। ठीक है। दूसरी बात, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड जब बोला जाए तो क्यूबा है वो। ठीक है। क्या बोला जाए? शुगर यानी चीनी का कटोरा, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। तो वो कौन सा देश है? वो क्यूबा है। सबसे ज्यादा क्यूबा में उगाया जाता है। अब कई लोग का सवाल ये रहता है कि सर अभी आपने बताया नंबर 1 तो ब्राजील है दुनिया में। स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल सही बात है, वो इथेनॉल भी बना रहा है उससे, ब्राजील हमको भी सिखा रहा है। जब ब्राजील नंबर 1 है तो शुगर बाउल क्यूबा को क्यों बोल रहे हैं? वो ऐसा है जी
मान लीजिए मैं ऐसे करके एक इलाका लूं, इस इलाके में मैं इतना एरिया, मान लो इतना एरिया से शुगर केन उगाऊं। ये क्यूबा का हाल है। परसेंटेज वाइज वो ब्राजील से भी ज्यादा है। ठीक है, परसेंटेज वाइज वो ब्राजील से भी ज्यादा है, इसलिए वो नंबर 1 पे आता है। अब कुछ और पॉइंट कवर करते हैं, है ना। एक टाइम पर भारत में 6% एरिया, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, कितना था, 6% एरिया टोटल एग्रीकल्चर लैंड का इस्तेमाल होता था कॉटन में। ये चेंज होता रहता है। आप हमेशा लेटेस्ट डाटा देखना है, हर बार लेटेस्ट किताब आती है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा फेरबदल होता है, बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ की जो सिचुएशन है वहाँ की वैसे ही रहती है। और इसमें से भी 75% जो कॉटन है वो जिन राज्यों का आपको नाम लिखवाया था वहीं पर होता है ना। इतना क्लियर है बात को। चलिए, सो अब मैं एक बार इसको रिकॉल करा लेता हूँ आपको। ओके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, नंबर 1 स्टेट गुजरात, दूसरे जगह पर वाइट गोल्ड हो गया, कॉटन को बोल रहे हैं, ठीक है। और हम्म, ओके, एक पॉइंट लिखिए, तमिलनाडु, तमिलनाडु हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया। तमिलनाडु हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया। तो आपसे पूछे कोई कॉटन की टेक्सटाइल मिल्स सबसे ज्यादा कहाँ पर है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, तमिलनाडु उस केस में। कॉटन जो है, कॉटन की अगर बात करें, कॉटन फाइबर की बात करें, कॉटन एक फाइबरस क्रॉप होती है भाई, स्वाभाविक सी बात है, उसमें रेशे होते हैं, है ना। फाइबरस क्रॉप है वो। तो कॉटन भी एक फाइबर क्रॉप है, जूट भी एक फाइबर क्रॉप है, जूट में भी रेशे होते हैं ना, उससे कट्टे बनते हैं, है ना। तो ये फाइबर क्रॉप होती हैं। और अगर बात करें, भारत में बहुत सारे तरह की स्पेसीज ग्रो करी जाती थी, हाइब्रिड स्पेसी होती थी, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन क्या है, ये एक हाइब्रिड है, कॉटन का ही एक हाइब्रिड था जिसको उगाया गया था भारत में। ठीक है, बीटी कॉटन हो गया, बीसी कॉटन हो गया, 600 हो गया, मतलब उसकी स्पेसीज हैं अलग अलग, ठीक है, जिनका इस्तेमाल करा गया था। ओके, और तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ रह नहीं गया है आपका, मोस्टली हमने चीज़ें कवर करी हैं। शुगर केन के बारे में ये भी याद रखिएगा कि वहाँ पर आपका पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, उस केस में पानी ठीक ठाक ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यूपी में सच उतनी बारिश नहीं होती है जितनी ज़रूरत है हर एरिया में। तो इरिगेशन का ही एक तरीका है कि वहाँ तक हम चीज़ों को पहुँचा पाते हैं। एक और नोट, एक पॉइंट लिखिएगा, शक्कर नगर, शक्कर नगर, SAKKAR, शक्कर नगर, ये एक शहर का नाम है जो फेमस है शुगर के लिए। शक्कर नगर is an important sugar producing center located in तेलंगाना। ठीक है, लास्ट पॉइंट अबाउट द शुगर इज कि अगर आपसे ये पूछें कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को बोलते हैं, तो आपका आंसर यूपी होगा उस केस में। भारत में अगर चीनी का कटोरा बोल दें तो आंसर आप यूपी मारना उस केस में, ठीक है।
चलिए कुछ और पॉइंटर्स के ऊपर बात करते हैं, कुछ समथिंग इंपॉर्टेंट दूसरे पॉइंटर्स लेते हैं। देखो यार, ये तो हो गई फसलें वैसे वाली। अब हम थोड़ी येलो रिवोल्यूशन पे आते हैं। येलो रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? ऑयल सीड्स। तो अपना अगला जो टॉपिक है वो है आपका ऑयल सीड्स के बारे में। पिछला 1-2 महीने का अगर आप अखबार पढ़ोगे ना, तो इस चीज ने बहुत ज्यादा हाहाकार मचा दिया है। मतलब ऑयल जो है उसकी वजह से बहुत मार्केट में ऊपर नीचे अप डाउन चल रहा है आज के टाइम पे ना, अगर आप नोटिस करोगे तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑयल सीड्स जो हैं वो भारत के लोगों के लिए उनके खाने में फैट का मेन सोर्स है। अगर आप फैट की बात करो तो लोग फैट के नाम पे हाय तौबा करना शुरू कर देते हैं। आप लोग की तो खैर एज नहीं है तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस पे फैट होता है ना शरीर पे, वो हाय हाय करता रहता है। बट यार, फैट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है शरीर के लिए, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है। अगर बॉडी में आपके फैट ना हो ना, आप बिल्कुल सुंदर नहीं दिखोगे। बिल्कुल सुंदर नहीं दिखोगे, बहुत ही बदसूरत दिखना शुरू हो जाओगे। आपकी बॉडी में मैं 0% फैट कर दूं, खैर जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन चलो 10-5% ले जाओ, फैट बनना ही बंद हो जाए तुम्हारे शरीर में। ठीक है, तुम बदसूरत दिखने लगोगे। जो गालों की लाली है और वो सब है ना, जिसे कहते हैं कि आपके चर्बी है शरीर पे, जिस पे कपड़े भगते हैं और वो सब है, आप बदसूरत दिखोगे बहुत ज्यादा। ठीक है, लोगों को बीमारी होती है जिनको फैट ही नहीं बनता है शरीर में, कंटिन्यूसली खाना पड़ता है मेंटेन करने के लिए। उनको देखना कभी, उनकी फोटो देखना कभी, आप देख के डर जाओगे, कितने बुरा दिखाई देते हैं। तो फैट इज नॉट बैड, ऑल फैट इज नॉट बैड। कुछ फैट बुरा होता है, कुछ अच्छा भी होता है। ठीक है, अब ये आता कहाँ से है? देखो, लिनसीड हो गए, कैस्टर सीड हो गए, सनफ्लावर हो गए, सोयाबीन हो गए, तूरिया हो गया, मस्टर्ड हो गया। मैं सरसों वगैरह की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सरसों का हो गया आपका, तिल का तेल हो गया आपका, लिनसीड हो गया आपका, कैस्टर सीड हो गया आपका। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो ऑयल सीड्स में पहले तो इनके नाम लिख लीजिए आप लोग, अगर बिल्कुल ही गायब है मामला, 0% है हिसाब किताब, जो बताया अभी। ठीक है, लिखो मस्टर्ड। मस्टर्ड होता है सरसों। मस्टर्ड, सीसमम। सीसमम, अब तुम कहोगे सीसमम क्या होता है? भैया सीसमम होता है तिल का तेल। किसका तेल? तिल का तेल। ठीक है, लिख लिया तिल का तेल। उसके बाद लिखना लिनसीड। लिनसीड पूछना जिम वालों से, तुम्हें बहुत अच्छी जानकारी देंगे लिनसीड के ऊपर। बोलते रहते हैं खाओ 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 लिनसीड खाओ, अच्छा होता है बहुत शरीर के लिए लिनसीड। ठीक है, फायदे बता देंगे तुम्हें बहुत सारे। उसके बाद नेक्स्ट लिखना कैस्टर ऑयल। कैस्टर सीड लिख लो, ऑयल लिख लो। फिर सूरजमुखी, सनफ्लावर, फिर लिखना सोयाबीन। सोयाबीन लिख लिया गया। ऑयल सीड्स में हिंदी वाले जो लोग हैं वो ये लिख लेना है, इसको बोलते हैं तिलहन। ऑयल सीड को क्या बोलते हैं? तिलहन। मैंने अभी किस किस की बात करी आपसे? मैंने अभी भी बात करी ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड में कौन कौन से तेल आ सकते हैं? मूंगफली का भी तेल होता है, सूरजमुखी का भी तेल होता है, सरसों का भी तेल होता है, तिल का भी तेल होता है, सोयाबीन का तेल होता है, और अलसी का भी तेल होता है। अलसी यहाँ पे लिखा हुआ है जो। ठीक है, इतने वाले आप याद रखना, इतने आपने सुने भी होंगे। इन फसलों को जब आप लेके जाते हो और पीड़ा जाता है, इनको पीड़ने का मतलब क्या होता है? दो चक्कों के बीच में पीसा जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करना घर में ना, यार लेकिन तुम्हारे पास बादाम वगैरह भी नहीं होंगे। आपने सुना होगा बादाम का तेल, बादाम का तेल, लेकिन जब बादाम घर में देखते होंगे तो उसमें से कोई तेल निकलता नहीं है, बादाम का तेल बोलते रहते हैं। कच्चा वाला जो बादाम होता है ना, कच्चे बादाम से कहने का मेरा मतलब है कच्चा अखरोट, जो आपने फोड़ के निकाला हो, जिसको आपने फोड़ा हो, यानी कि नॉक करा हो, अंदर से निकला हो ताजा ताजा,
उस बादाम को निकालना जो आपने तोड़ के अंदर से निकाला हो, ठीक है, गिरी में से निकाला हो बेसिकली। तो बादाम की गिरी बोलते रहते हैं ना, तो बादाम जो होता है ओवरऑल कवर्ड होता है, तो उसको निकालना बाहर, और उसके बाद ना उसे किसी चीज से क्रश कर देना बहुत बुरी तरीके से, जो घर में इलायची वगैरह कूटने का होता है ना, उससे क्रश करना उसको। फिर उसको ऐसे करके हाथ में मलना, आपको पता चलेगा कि ऑयली हो गया आपका हाथ, क्योंकि दे कंटेन सम सॉर्ट ऑफ फैट, ठीक है। और जो आपके घर में आते हैं ना बादाम, जो आप डायरेक्टली खाते हो, उनमें से वो तेल ऑलमोस्ट एक्सट्रैक्ट कर ले जाता है, तो उसकी मेजर पावर वो आधी गायब कर देते हैं वहां पे, आधी गायब उड़ा देते हैं, मतलब ये समझ लेना तुम, सूखा खा रहे हो तुम। खैर नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, ये तो जानकारी के ऊपर बात होगी, है ना। अगर हम बात करें ये उगते कहाँ पर है, मालवा का पठार हो गया, मराठवाड़ का क्षेत्र हो गया, गुजरात का क्षेत्र हो गया, राजस्थान का क्षेत्र हो गया, इन सब इलाकों में उगाए जाते हैं, है ना। और इनको उगाने के लिए किस तरह की सिचुएशन चाहिए होती हैं, अगर बात करें तो भैया अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की सिचुएशंस उनको चाहिए होती है, यानी कि डिपेंड करता है टेम्परेचर उस पर कौन सी फसल है। देखो मैंने इतने सारे आपको बताए हैं, तो हर किसी का अलग अलग है, इसमें से एक जैसा नहीं है, और मिट्टी भी ना अलग अलग चाहिए, ठीक है। जैसे मूंगफली की बात करें तो उसमें आपका जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 20 से 30 डिग्री, बारिश चाहिए 50 से 80। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश मेन है उगाने में, अगर मैं सिर्फ मूंगफली की बात करूं इसमें से, ठीक है, समझ रहे बात को। सो एक बार एक एक करके इनको कवर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन मूंगफली पकड़ लेते हैं ना, ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको अच्छे से बता पाऊं मैं। तो सबसे पहले लिखिएगा इनमें से ग्राउंड नट। भारत के कितने इलाके पर आपका टोटल ये दलहन, सॉरी तिलहन, तिलहन उगाया जाता है? 14% पर तिलहन उगाया जाता है, ठीक है। सो अपन बात करते हैं तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। याद रखना, तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। तिलहन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गुजरात है। एक वाला पॉइंट कहीं पे लिख लेना। यानी ऑयल सीड्स में नंबर 1 कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट, अब आप बात करते हैं मूंगफली के बारे में, यानी ग्राउंड नट के बारे में। तो आ जाओ जी ग्राउंड नट के ऊपर फिर। ग्राउंड नट जमीन में उगती है इसलिए ग्राउंड है, और नट होता है नाम इसलिए आसान है। अब ये समझ लीजिएगा, जो मूंगफली है ये बेसिकली बिलोंग करती है ब्राजील को। कहाँ बिलोंग करती है ये? ब्राजील को बिलोंग करती है मूंगफली, ठीक है। इसे 16वीं शताब्दी में भारत में लाया गया था। कब लाया गया था? मूंगफली को 16वीं शताब्दी में भारत लाया गया, ठीक है। और मूंगफली का लगभग 42% पार्ट इज ऑफ ऑयल, ठीक है। तो इतना ज्यादा पार्ट इसका तेल का होता है। तो इसमें से खाद्य तेल यानी खाने वाला तेल, साबुन के लिए, चमड़े के लिए, अलग अलग चीजों के लिए इसके तेल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो मूंगफली है वो बेसिकली जो पौधा होता है उसकी जड़ों में लगी हुई होती है, रूट्स होती है ना, उसमें मूंगफलियां होती है, जमीन के अंदर आपको दिखाई देंगी, ठीक है। जो सूखी भूमि होती है जहाँ पर ज्यादा नमी नहीं है, वहां पर ये वाली फसल चल जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वैसे नॉर्मली बात करें तो 50 से 80 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा हो और 20 से 30 टेम्परेचर हो, उतना बहुत है इसके लिए, ठीक है। 50 से 80 बारिश और 20 से 30 टेम्परेचर, ठीक है। सबसे ज्यादा मूंगफली दुनिया में कौन उगाता है? अगर आपको याद हो तो चाइना नंबर 1 है ग्राउंडनट प्रोडक्शन में, ठीक है। भारत दूसरे नंबर पर आता है। भारत में नंबर 1 कौन है? गुजरात, ठीक है। इसकी किस्में कौन कौन सी हैं? चित्रा, चंद्रा, कौशल, इसकी किस्में हैं, ठीक है। लिख लिया क्या जी इतना? जी भैया। चित्रा 64,
चंद्रा और कौशल, इसकी किस्में हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्राउंड नट के बारे में। सोयाबीन ले लेते हैं, है ना, सोयाबीन ले लेते हैं इसके बाद। नेक्स्ट लगेगा सोयाबीन। ये तो अपना पीनट तो अपना हो गया, है ना, पीनट तो अपना हो गया। देखो भाई एक ही चीज होता है, कभी तुम सत्य में आ जाओ, ग्राउंड नट भी वही होता है, पीनट भी वही होता है, और मूंगफली भी वही होता है, तीनों एक ही चीज है। और गरीबों का बादाम भी इसको ही बोलते हैं। ठीक है, चारों नाम इसी के ही हैं। ठीक है, इससे मुझे एक बात रह गई करानी इसके बारे में, पीनट के बारे में, वो है पैगिंग। एक चीज लिखिए पैगिंग, PEGGING, पैगिंग। ठीक है, हिंदी में भी पैगिंग ही बोलते हैं। ये मूंगफली की फसल में होने वाली ही एक प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे परागण हो जाए यानी कि थोड़ा सा विकसित हो जाए पौधा, तो जो उसका भाग होता है उसके आधार से उसको निकाल कर, ठीक है, उसे नीचे की ओर मोड़ देते हैं जमीन के अंदर ताकि वो बढ़ सके। इस पूरी चीज को बोलते हैं पैगिंग। पैगिंग बेसिकली मूंगफली के केस में, ग्राउंडनट के केस में एक चीज होती है। मान लो आपका पौधा है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है, तो फूल आता है, उसमें भी तो फूल आ चुका है। ठीक है, अगर वो पेनिट्रेट कर जाए यानी कि बढ़ जाए, तो क्या करते हैं, उसको हॉरिजॉन्टली कंटिन्यू ग्रो कराने के लिए, मैच्योर करने के लिए पीनट को दोबारा से आपका ग्राउंड में एंटर करा देते हैं। ठीक है, और अगर उसको थोड़ा सा और बढ़ाना हो, वहाँ की सॉइल सपोर्ट ना कर रही हो, तो उसमें जिप्सम ऐड कर देते हैं। ओवरऑल अगर भारत में बात करें तो अकेला गुजरात ही लगभग 3 मैट्रिक टन इस्तेमाल करता है, ऑन बोलते हैं शायद, टन नहीं, उसमें ऑन इस्तेमाल होता है, मैट्रिक ऑन। तो गुजरात जो है वो अकेला बहुत ज्यादा है किसी और से। ठीक है, लगभग राजस्थान से 3 गुना है, जो सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात हो गई किसके बारे में, मूंगफली के बारे में। तो पैगिंग की प्रक्रिया आपसे सीधा पूछेंगे किससे जुड़ी हुई है, तो आप बस इतना याद रखना, पैगिंग की प्रक्रिया आपका मूंगफली से जुड़ी हुई है। गुजरात नंबर 1 है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका अगली फसल है अपने पास सोयाबीन। और सोयाबीन के बारे में सुना होगा कुछ ना कुछ तुमने, है ना, कुछ तो सुना ही होगा। एक बात पक्का सुनी होगी कि भैया सोयाबीन जो होती है वो बहुत अच्छा सोर्स होती है प्रोटीन का, है ना, इसमें ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं पड़ती। 40 से 60 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, टेम्परेचर 15 से 25 भी चल जाएगा। ठीक है, सोयाबीन कल्टीवेशन कब होती है आपकी, जून में, और काटा कब जाता है, अक्टूबर में। तो बेसिकली सोयाबीन कैसी क्रॉप हो गई आपकी, खरीफ। रबी वाली तो सर्दियों के मौसम को पार करेगी ना, रबिंग करते हैं हम लोग, है ना, घिसते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो ये हो गई सोयाबीन की बात। इसमें भी इस्तेमाल दोमट मिट्टी का करा जाता है, पीएच लेवल जिसका 6 से 6.5 के आसपास हो। सोयाबीन में सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो हमारे पास है, आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, पूर्वी राजस्थान हो गया, उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र का इलाका हो गया। ये वाले इलाके सपोर्ट करते हैं। तेल के लिए भी, प्रोटीन के लिए भी ये बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, तो आप लोगों ने राज्य लिख लेने हैं, कौन कौन से राज्य कितना उगाता है। सोयाबीन की अगर आप बात करोगे तो लिखेगा मध्य प्रदेश। पूरे भारत का लगभग आधा सोयाबीन मध्य प्रदेश से आता है, एमपी से आता है। तो एमपी लिखिएगा, नंबर 1 है सोयाबीन में। आधा सोयाबीन जो आपकी प्रोटीन की कमी है कहाँ से आ रही है, एमपी से आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है मस्टर्ड यानी सरसों।
मस्टर्ड या फिर सरसों। ठीक है, देख लेना तुम्हारे किचन में रखा हुआ होगा। और आपको पता हो नहीं पता हो, बहुत जगह आपको सुनने में मिला होगा कि खाना बनाने के लिए बोला जाता है कि सरसों के तेल में बनाओ। ऐसा बोलते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं लोग बाग? अगले हो गए हैं क्या लोग? बोलते हैं रिफाइंड में मत बनाओ, डालडा में मत बनाओ, सरसों के तेल में बनाओ। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? आवाज आ रही है कैस्ट्रोल मेरी? वगैरह, वह दिल के लिए अच्छा बोलते हैं, कैस्ट्रोल वगैरह नहीं बढ़ता शरीर में। सर हमेशा ना फूड में वो ऑयल यूज करना चाहिए जो सेम रहता है, चाहे विंटर्स हो चाहे समर हो। मतलब जिसमें सैचुरेटेड फैट अनसैचुरेटेड फैट होते हैं ना, तो मस्टर्ड में कैलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह को इतना इंक्रीज नहीं करता, और वो हर टेम्परेचर में सेम रहता है, तो इसलिए हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। एग्जैक्टली, बात भी सही है। और अगर आप रिफाइंड ऑयल की बात करो तो वो इतना रिफाइन हो चुका है कि उसके जो अच्छे तत्व हैं उसमें बचते नहीं हैं ज़्यादा। और जो ऐड आता है ना हार्ट के लिए अच्छा है, उतना ही बुरा है आपके दिल के लिए। हार्ट अटैक आने का मोस्टली कारण कैसा होता है? कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि हो जाती है शरीर में, जो आपकी बारीक नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। आप लोग ने नोटिस भी करा होगा कि आप लोग के जो घर वाले हैं, पुराने वाले हैं, वो लोग बोलते रहते होंगे कि आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें। बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने कि मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें, ऐसा बोलते रहते हैं ना घर वाले। वो क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें, बिकॉज वो आपकी हेल्थ को खराब नहीं करेगा। क्योंकि आप लोग जो इंडियंस हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग के लिए वो, हमारे जेनेटिकली आप बात करो या पुरातन टाइम से बात करो, हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसको, तो हमारी बॉडी को उसकी आदत है। जैसे दूध, हमारी बॉडी को अब आदत हो चुकी है दूध पीने की, ठीक है, वो बन चुका है हमारी बॉडी का पार्ट। ज़्यादा दूध पियोगे तो आपका पेट खराब कर देगा वो, क्योंकि वो पचता नहीं इतनी आसानी से। मस्टर्ड भी हमारे फूड चेन का पार्ट रहा है, काफ़ी टाइम से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो इसलिए धीरे धीरे वो घुल गया है। तो सरसों आपको खराब नहीं करेगा कभी। जैसे देसी घी होता है ना, गाय का जो घी होता है, ठीक है, गाय का घी वो बेस्ट होता है। आप उसको खा जाओ, वो आपको परेशान नहीं करेगा ज़्यादा खास, नॉर्मल रहेगा वो आपके लिए। ठीक है, अगर साफ साफ सही सही सा घी होगा ना तो वो बेस्ट रहेगा। A1 टाइप अगर होगा तो, काऊ का मतलब दूध भी टाइप के होते हैं ना। सो आप काऊ के घी को ये मान सकते हो कि वो सुपर फूड होता है अपने आप में। मतलब अगर आप सबसे खतरनाक 5 खाने की चीजें रोजमर्रा की लेके आओ तो उनमें से एक इसका घी है, काऊ का घी होता है। एक शहद हो गया, एक आपका खाने में आंवला हो गया। ये सुपर फूड माने जाते हैं कि जो अपने आप में, जिनके पता नहीं कितने फायदे हैं, मतलब गिनती खत्म हो जाए, इतने फायदे हैं इन चीज़ों के ना, ये बहुत चीज़ों में इस्तेमाल हो सकते हैं। खैर, अभी अपन ने समझना है कि जो मस्टर्ड है वो बोया कब जाता है? वो बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, काटा जाता है फरवरी मार्च में। तो उसमें मेरा सवाल संयम से है कि संयम, ये कौन सी फसल हो गई? रबी, खरीफ, जायद? ठीक है, बोया जा रहा है इसको अक्टूबर नवंबर में, काटा जा रहा है इसको मार्च में, फरवरी मार्च में काट लिया जाता है, मतलब तोड़ लिया जाता है, ये कह लो, काटते थोड़ी तोड़ते हैं। हाँ, कौन सी फसल हो गई है? रबी, खरीफ या जायद? सर रबी की है। ठीक है, याद रख लेना, सर्दियों का मौसम गुजर रहा है, रब कर रहे हैं, तो रबी की फसल उससे दिमाग में बैठा लेना इसको, जैसे भी आप करके बैठाओ। ठीक है, नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है इसमें राजस्थान, दूसरे नंबर पर MP। ओके, अगर मैं मस्टर्ड की बात करूं तो मस्टर्ड की कई सारी प्रजातियां हैं, जैसे कि पूसा गोल्ड, PUSA, पूसा गोल्ड, और जैकिसन, जैकिसन। ठीक है, पूसा गोल्ड लिख लेना, एक जैकिसन लिख लेना। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, पूसा गोल्ड, एक लिख लेना जैकिसन, और एक लिखना तुम लोग, क्योंकि हम अपने शाहरुख खान को नहीं छोड़ सकते ना, पीली पीली सरसों में घूमता है वो इधर उधर, तो उसको भी ले लेते हैं। जो पीली पीली सरसों देखते हो ना आप, येलो मस्टर्ड देखते हो, वो है पीताम्बरी।
वो है पीताम्बरी, जो भागा फिरता है उसमें गाना गाता है। कौन सा गाना था? टिंग 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 टिंग, कौन सा गाना था वो जिसमें वो गिटार सा जाता रहता है? ओके चलो, कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ऑयल सीड से बात करें तो कौन सी रेवोल्यूशन जुड़ी हुई होगी? येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति जुड़ी हुई होगी, है ना। और येलो रिवॉल्यूशन कह लो, ऑयल सीड रिवॉल्यूशन कह लो, वो दोनों ही एक ही बात है। येलो रिवॉल्यूशन बोल दे कहीं पे या ऑयल सीड रेवोल्यूशन बोल दे, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। आपसे पूछें कि ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए कौन सी फसल सही है, आपको ऑप्शन दे दे, शुगर केन, जूट, बीट, ग्राउंड नट, क्या आंसर करोगे? ग्राउंड नट आंसर करोगे ना। ग्राउंड नट में सबसे कम पानी की जरूरत है, जूट में तो हद से ज्यादा पानी चाहिए, शुगर केन में भी ठीक ठाक पानी चाहिए, बीट में भी ठीक ठाक पानी चाहिए, ग्राउंड नट में नहीं चाहिए। पूछ लें पैगिंग की प्रोसेस किस में इस्तेमाल होती है? शुगर केन में, स्वीट पोटैटो में, ग्राउंड नट में, तोरी में? ठीक है। सो ऐसे ही सवाल आएंगे आपके सामने, बहुत ज़्यादा कुछ जादुई सवाल नहीं आता है, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, आपने ट्राई कर लेना उसके केस में, और कुछ नहीं बस। अब अपने पास नेक्स्ट क्या है टॉपिक? नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है पल्सेस का। किसका? पल्सेस का। अब ये पल्सेस क्या होता है भैया, तुम कहोगे? डालो। इससे पहले, पल्सेस से पहले मैं हल्का सा, जो मैंने पहले आपको बताया था, जैसे तिल की बात करूं या मैं बात करूं लिनसीड की, अरंडी बोलते हैं कुछ जगह, मैं इनकी बात कर लेता हूँ हल्की से आपसे, ठीक है। तो तिल की अगर मैं बात करूं, तिल के केस में ऐसा है, जो भारत है वो विश्व का सर्वाधिक तिल उत्पादक क्षेत्र है उसके पास, और भारत ही तिल के उत्पादन में नंबर 1 भी है। और अगर आप तिल की ही बात करें तो गुजरात जो है वो मेन है तिल के मामले में। तिल एक खरीफ फसल है, ठीक है, उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में एक रबी की फसल है। तो तिल के बारे में मैंने 4 बात बताई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इन 4 बातों को। भारत शीर्ष पर है, भारत में गुजरात, ठीक है। उत्तर भारत में खरीफ फसल है, दक्षिण भारत में रबी फसल है। ये हो गई सारी बात तिल के बारे में, जिसमें मैंने शुरुआत में सीसमम लिखवाया था। क्या लिखवाया था? सीसमम। दूसरा है अलसी या फिर लिन या फिर अरंडी, वो एक रबी की फसल है। और जो लिनसीड होते हैं, अगर मैं लिनसीड की बात करूँ, रबी की फसल हो गई। लिनसीड को या अलसी को उगाया जाता है गेहूं या फिर चने के साथ। अलसी को गेहूं या फिर चने के साथ मिक्स करके उगाया जाता है। आपसे पूछ ले अलसी के मामले में नंबर 1 वो एमपी है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। ये हमने सीसमम और लिनसीड के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लिया आपसे। अब अगली बात करते हैं दलहन के बारे में, पल्सेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन लिखिएगा, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। ठीक है, भारत विश्व का दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। अंग्रेज हमारा मजाक भी बनाते हैं कि क्या तुम लोग करी करी खाते रहते हो, मतलब वही हम दालें खाते हैं ना काफी। तो दालें कैसी होती हैं? अगर आप जब दाल बनाते हो तो कैसा होता है? करी सॉर्ट ऑफ टाइप का होता है, जैसे सूप होता है सॉर्ट ऑफ, ऐसा बन जाता है दाल, है ना देखने में। तो लोग हमारा मजाक बनाते हैं, क्या तुम हम ये खाते रहते हो, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि दाल उगाने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो दाल बहुत ही कमाल का प्रोटीन सोर्स है,
है ना। दालें क्या हैं, प्रोटीन सोर्स है, वहां पर लिख लेना प्रोटीन सोर्स, गुड प्रोटीन सोर्स। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी, दालों की खासियत क्या होती है, दालों के नाम तो तुम्हें पता ही है ना, ग्राम, उड़द, मास, तोर, लेंटिल्स। हिंदी में बोलता हूँ एक बार, थोड़ा अच्छा सा लगेगा तुम्हें। अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, चना, मटर, मसूर, ये सब दालों के नाम है। तुम्हें रटे हुए भी होंगे, है ना, घर में डब्बे रखे होंगे। नहीं पता है तो भैया लिख लेना। तो अब इनकी आप अगर नोटिस करोगे तो ये सारी फसलें कैसी होती हैं, फलीदार होती हैं। अगर नोटिस करा होगा तो ये सारी फसल कैसी होती हैं, फलीदार फसलें होती हैं, है ना, है ना। अब देखो यहाँ समझने की बात क्या है, इसकी खासियत ये है दालों की कि हमारे लिए तो अच्छी है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, ये मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छी हैं। क्योंकि क्या काम करती हैं दालें, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। तो मिट्टी की ताकत को मेंटेन कर देती हैं दालें, हमारी भी और मिट्टी की भी, देखो दोनों कर रही हैं एक साथ। ठीक है। अब होता क्या है देखो, इन दालों में ना राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया चलता है, जो क्या करता है, कोबाल्ट को वहां पर लेके आता है। और कोबाल्ट क्या करता है, वो आपका B12 की कमी पूरी करता है, जिससे आपकी मिट्टी की जो चीजें हैं उनमें फर्क आता है। अब इसीलिए इनको रोटेशन पर उगाया जाता है, यानी फसल चक्र में इसको इंक्लूड करा जाता है। फसल चक्र में इंक्लूड होने से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरकता अपने आप बढ़ जाती है ना। और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, याद रखिएगा, MP इज द लार्जेस्ट। मध्य प्रदेश दाल सबसे ज्यादा उगाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र समझ लीजिएगा दालों के मामले में। ठीक है, राइजोबियम जीवाणु के बारे में मैंने बता दिया, जो जड़ों में पाया जाता है। उससे क्या मिल रहा है, कोबाल्ट। जितनी भी ये फसलें हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट, कहीं पे लिख लेना, कोबाल्ट। क्योंकि कोबाल्ट जो है वो राइजोबियम जीवाणु के लिए आपका इंपॉर्टेंट तत्व हो गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, विटामिन B12। कितना ठीक है अभी, ओके, चलिए। ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, है ना। बाकी जो बचा कुचा है दालों का, वो वैसे तो ना के बराबर ही बचा है, वो भी देख लेंगे। और इसके बाद का जो थोड़ा बहुत पोर्शन है वो भी कर लेंगे, अपना ज़्यादा नहीं बचा है अब ना, ज्योग्राफी में भी बहुत ही कम इलाका रह गया है कवर करने के लिए। इसके बाद आपकी सिल्क वाली फसल आ जाएंगी, यानी कि वही कॉटन वगैरह, सॉर्ट ऑफ कॉटन कह रहा हूँ आपका, कपास वगैरह। और कॉफ़ी वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, टी के बारे में बात कर लेंगे, रबड़ के बारे में बात कर लेंगे, और प्लांटेशन क्रॉप्स भी होती हैं आपकी, कोकोनट वगैरह, उनके बारे में बात कर लेंगे। फिर कल्टीवेशन के बारे में बात कर लेंगे, थोड़ा सा एग्रीकल्चर का जो बचा कुचा पोर्शन होता है मिसलेनियस, उसको ऐड ऑन कर लेंगे उसके अंदर, है ना। तो ये कुछ प्रोडक्ट आपके रह गए हैं कराने। फिर हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आ जाएंगे, जिसमें आप इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी अपन ने कराना है ना, तो वो देख लेंगे। ठीक है, चलिए।